हिंदुस्तान के महाब्रांड्स आज के इस एपिसोड में फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे तारुक होने के बाद आप ये जानेंगे कि रूरल इंडिया में भी व्यापार किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं, ये मंच उम्मीदों का है। ये मंच ऐसे बिजनेस एम्पायर्स क्रिएटर्स का है जिन्होंने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही शिद्दत से अपने बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में आज हम आपसे मिलाना चाहेंगे श्री सुरेंद्र नाथ शिवहरी जी से, जिनकी ब्रांड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कपिला पशु आहार। वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कामधेनु कैटल फीड्स लिमिटेड के, जिन्होंने यह व्यापार 1991 से शुरू किया और पिछले 30 सालों में इसको एक नए आयाम तक पहुंचाया। आइए स्वागत करते हैं श्री सुरेंद्र जी का। थैंक यू। इस उद्योग में, पशु आहार उद्योग में, जबकि हमें पता है भारत कृषि प्रधान देश है, क्या विचार था जो आप इस उद्योग में आपने इतने कदम बढ़ाए, और क्या एक ऐसी चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? दरअसल हम जब शिक्षा ले रहे थे और जिस समय हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हुई, वो था दौर कोई 86 का, 1986 का, और उस वक्त कोई इस तरह की पोजीशन नहीं थी जैसे आज है जी। बहुत ही साधारण तरीके से आप शिक्षा को देखते थे, या तो आप कॉमर्स में चले जाइए, आर्ट साइड पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, या एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए। 4 विषयों में स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां होती थीं। जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है और बाकी MBBS डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई का सवाल है, वो सिर्फ सरकारी स्तर पर होते थे। IIT जाइए तो IIT में बहुत मुश्किल था कि सारे बच्चे, तो एक नॉर्मल शिक्षा यही होती थी। अब शिक्षा पूरी करने के बाद सीधा सा एक प्रश्न आता है कि भाई अब तो अपने आप को पैरों पर खड़ा करिए और कुछ व्यवसाय करिए या सर्विस करिए। तो सर्विस की उस समय कोई इस तरह की पोजीशन नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप आज स्कूल से निकल रहे हैं, जैसे कैंपस इंटरव्यू हो जाते हैं, आज देखते हैं आप अखबारों में 2000 बच्चे, 1000 बच्चे, 500 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसी पोजीशन नहीं थी देश में। तब बहुत ही धीमी एक कहें तो एक प्रगति थी जो रोजगार के मामले में देने वाली थी। फिर क्या हुआ कि एक नई व्हीकल लॉन्च हुई आपके देश में, DCM टोयोटा करके, याद है मुझे। जापानी गाड़ी उसको बोलते थे उस समय। उसके पहले मैटाडोर या टाटा के ट्रक। और जब ये लॉन्च हुई तो अब हम तो बेरोजगार थे, हमें चाहिए रोजगार, और सर्विस की तरफ कोई रुझान भी नहीं था खास कि जॉब करना है। पता नहीं क्यों मैंने अपने जीवन में, मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक भी एप्लीकेशन नौकरी के लिए सेवा में सबने निवेदन करके लिखी नहीं है। इतना स्ट्रांग माइंडसेट था। यस, मैंने कोई सर्विस के लिए एक भी पत्राचार नहीं किया अपने जीवन में। अब वो जब गाड़ी आई तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस गाड़ी को लिया जाए। तो बैंक से फाइनेंस मिलना मुश्किल था, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस अवेलेबल थे उन्हीं एजेंसीज की तरफ से जो गाड़ी बेच रहे। लिहाजा गाड़ी हमने ले ली सिर्फ इस वजह से कि कुछ काम मिलेगा, और कोई पर्पज नहीं था उसमें। और वो गाड़ी लेने के बाद हमको मौका मिला, ये जो पराग है आपका, जो मिल्क कलेक्शन करते हैं, पैकिंग भी करते हैं, सेमी गवर्नमेंट बॉडी, हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर की, PCDF करके इनका पूरा फुल फॉर्म हुआ करता था। इस समय पूरे प्रदेश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, डाउन है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड करके गवर्नमेंट ने एक ये दुग्ध से संबंधित एक संस्था थी इनकी, जो काम करती थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और हमने वो गाड़ी लेने के बाद वो मिल्क कलेक्शन जो इनका होता था रूरल से, प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें हमने लगा दी।
ड्राइवर था, स्टाफ था, वो दूध कलेक्शन करके और इनके चिलिंग सेंटर में देना। तो क्या होता था कि पराग उस समय अपना खुद का पशुहार बनाता था और उनकी यूनिट थी वाराणसी में, और वो यूनिट सीधे अपने चिलिंग सेंटर में माल बेचती थी। तो जो पराग को दूध देते थे किसान ग्रामीण क्षेत्र के, वो समितियां होती थीं और उन समितियों से जुड़े हुए किसान जो दूध देते थे उनको वो पशुहार उपलब्ध कराते थे। तो हमारी लोगों की गाड़ियों में क्या होता था कि शाम के वक्त जो गाड़ियां जाती थी मिल्क कलेक्शन में, तो जिस रूट की जो गाड़ी होती थी उस रूट के जिन किसानों की डिमांड होती थी उसमें पशुहार की बोरियां लोड करके भेजी जाती थी कि वो गाड़ियों से उनके समिति तक पशुहार पहुंच जाए। तो हमने देखा 2-1 बार गाड़ी में हमको जाने का मौका लगा, तो वहां होता क्या था कि जस्ट लाइक किसी सोसाइटी ने अगर 10 बोरी की डिमांड की तो उसको 2 बोरी दिया जाता था। यानी पशुहार की सप्लाई किसान चाहता था। किसान उस स्तर तक पहचान उसको मिल रही थी जिस स्तर तक वो जुड़ा था डेयरी। डिमांड और सप्लाई में गैप था, बहुत ज्यादा गैप था। मतलब सिर्फ पराग बनाता था, कोई प्राइवेट सेक्टर में पशुहार का प्रचलन ही नहीं था। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि गांव में जो किसान दूध दे रहा है उसके घर तो आ गया, बाकी किसान अगर नहीं दे रहे हैं तो उनको पशुहार नहीं मिलता था। उनको कोई उससे लेना देना नहीं था कि पशुहार क्या चीज है। ये देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अगर इसको खुले तौर पर स्वतंत्र तौर पर बनाया जाए तो उसकी मार्केटिंग और उसको करके किसानों तक पहुंचाया जा सकता है और इसका लाभ होगा, क्योंकि उससे रिजल्ट मिल रहे थे लोगों को। तब हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया, सर्वे किया कई जगह जाके, मशीनों का सर्वे किया, जहां आपका पराग का प्लांट चल रहा है वहां तक पहुंचे, वहां तक देखा। फिर हमने 1991 में एक 50 टन का मैनुअल प्लांट जो होता था कम कीमत का, ये कहाँ लगाया आपने? ये हमने भरुआ सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बैकवर्ड है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे जाके लगाया। और साहब 50 टन का पशुहार लगाने के लिए उसकी पहले की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल। अब आपको उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो एक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी करके संस्था होती थी, वो उद्योगों के लिए ऋण देती थी। बैंकों की पोजीशन ये नहीं थी कि आपको टर्म लोन दे सकें, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला काम था ये, बैंकों से कर्ज लेना उस जमाने में उद्योग के लिए बहुत मुश्किल था। हमने एक एप्लीकेशन दी तो उसमें उस वक्त 3 आईएएस बैठते थे यूपीएफसी में, बहुत अच्छी संस्था हुआ करती थी जिसका ताल्लुक सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन से होता था, फाइनेंस का काम पूरा। तो हमारी एप्लीकेशन इस बात को कह के रिजेक्ट कर दी गई कि हमारे प्रदेश में पशुहार का प्रचलन नहीं है, अगर संस्था ने इनको ऋण दे दिया तो लिप्स हो जाएगा, उसकी वसूली नहीं हो पाएगी। ये बात करके उन्होंने एक एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी। हमने उसको छोड़ा नहीं, उस पर दोबारा प्रयास किया और प्रयास का नतीजा ये हुआ कि उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर एक चन्ना साहब थे, मुझे नाम याद है आज तक उनका, साउथ से थे वो, और एप्लीकेशन लगा के दोबारा जब हमें पेश होने का मौका मिला उनके सामने, तो लगभग 15-20 मिनट बहुत ध्यान से उन्होंने हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद फिर वो हल्का सा उनके चेहरे में मैंने एक्सेप्टेशन की पोजीशन पड़ी कि शायद ये मेरा एप्लीकेशन, आपके थॉट प्रोसेस को उन्होंने समझा। और हुआ यही कि एप्लीकेशन जो मैंने दोबारा लगाई उसमें जो लोन की अमाउंट थी उसको कम कर दिया था मैंने, जो 40 लाख की फाइल थी उसको 30 लाख रुपए कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने इंटरव्यू बुलाया, जब वो पूरी फाइल मेरी प्रोसेस हो गई और फाइनेंस की स्थिति में पहुंच गई, तो चुन के इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए जाते थे कि भाई उनसे दोबारा एक बार और बातचीत कर लीजिए कि ये अगर हम आपको लोन देते हैं तो आगे कैसे रनअप करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि भाई लोन तो हम आपको दे रहे हैं, आपकी फाइल को हम एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा।
तो मैंने कहा साहब आप देंगे तो फिर बैंक भी दे देगा वर्किंग कैपिटल, क्यों नहीं देगा वर्किंग कैपिटल? बोले देख लीजिए वर्किंग कैपिटल मिलता नहीं है लोगों को, इस बात को आप ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल नहीं देता बैंक, बहुत मुश्किल से मिलती है। हमने कहा आप करिए, मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे। और उन्होंने लोन दे दिया मुझे 27,70,000 रुपये की फाइनेंसिंग मुझे 1990 में हुई। बहुत शानदार अचीवमेंट है। हाँ, और उस फाइनेंस से, उसमें भी बड़ी दिलचस्प कहानी है हमारी 27,70,000 में मात्र 24 लाख रुपए मैंने उठाया, 3,70,000 रुपए छोड़ दिए मैंने कर्ज के। चाहता तो ले लेता लेकिन नहीं लिया। उस 24 लाख में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ETC सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और आपके कैमरे के सामने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उसी कुछ पैसे को बचाने के बाद मैंने उस पैसे को उसी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल में लगा दी। जो पूंजी कम थी, वो जो कुछ भी पैसा थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो भी और रॉ मटेरियल में लगा दिया। और इसके बाद हम प्रयास करने लगे बैंक से कि हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाए, लेकिन बिल्कुल सच था कि वर्किंग कैपिटल हमको 2 साल तक मिली नहीं। और इधर क्या हुआ कि इंडस्ट्री नई थी, कमोडिटी नई थी। जो मार्केटिंग हम करते थे सुबह से शाम तक स्वयं, 2-1 लड़के थे, बहुत ज्यादा कोई ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं था कंपनी का, शुरुआती दौर था। 1-2 लड़के जो मार्केट फील्ड में जाते थे, और हम खुद जो मार्केट करते थे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। और उस रात 10 बजे से 10 बजे रात तक के पोजीशन में 300 किलोमीटर जाने में यदि 5 टन या 10 टन का ऑर्डर मिल गया तो बड़ा सुकून मिलता था कि चलिए कम से कम 2 दिन की सप्लाई मेंटेन हो गई। 5 टन सप्लाई देना उस समय उस एक्सपेंडिचर को, छोटे से एक्सपेंडिचर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। ये था कि किसी तरह से सरवाइव हो। और अननोन था व्यक्ति, पशुहार के बारे में बिल्कुल अननोन था। टोटल खली, चूनी, चोकर जो हमारे परंपरागत पशुहार हैं उस पर डिपेंड था। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी कि पशुहार खिलाने के क्या बेनिफिट्स हैं, या आप जो चीज दे रहे हैं उससे सस्ता है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका फायदा होगा। ये समझाने में आप समझिए कि 2 साल तक वो पोजीशन रही कि आपकी खुद की सेहत से भी वो जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। एक हमारी खुद की गाड़ी, वही DCM टोयोटा जो हमने खरीदी थी, फाइनेंस ली थी, उस गाड़ी से स्वयं हम सप्लाई भेजते थे 5 टन की। और नतीजा ये हुआ साहब कि 2 साल तक हम किस्तें नहीं दे पाए UPFC की। चन्ना साहब ने बुलाया तो गए, बातचीत हुई, बोले क्या हुआ आपके प्रॉमिस का? तो मैंने कहा सर वर्किंग कैपिटल नहीं मिला। बोले मैं जानता था। आप क्या करेंगे? होता क्या था कि UPFC के लोन में ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज चलता था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यस, 18% इंटरेस्ट। और अगर आपने वो इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो किस्तों में जुड़ेगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा। नतीजा ये हुआ कि साहब किस्तें न दे पाने की स्थिति में वो चक्रवृद्धि की ब्याज के साथ अमाउंट बढ़ा गया। तो मुझे चन्ना साहब ने बुलाया कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे वर्किंग कैपिटल तो नहीं मिला, लेकिन इंडस्ट्री मेरी रन अप है, और वो 5 टन से 10 टन में आई है आज 2 साल में। 10 टन एवरीडे सप्लाई में दे रहा था 50 टन के प्लांट से, यानी अच्छी है वो, ठीक है 2 साल में। तो बोले क्या होगा इसका, रिकवर कैसे करेंगे ये पेमेंट? तो मैंने कहा आप मुझे ये जो आपका चक्रवृद्धि है इसको माफ कर दीजिए, और इसके बाद तीसरे साल यानी नेक्स्ट ईयर मैं आपकी जो भी 2 साल की पेंडेंसी है वो मेंटेन कर दूंगा। मैंने 2 साल पीछे का जो मैंने किस्तें नहीं दी वो मैं तीसरे साल दे दूंगा, सिर्फ मुझे चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्त कर दीजिए। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। वो अधिकारी मुझे आज भी याद आते हैं, उन्होंने बगैर बहुत सारी बात किए, अपने एक कुमार साहब हुआ करते थे जनरल मैनेजर, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि इनसे एप्लीकेशन ले लीजिए और इनकी चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दीजिए, और इनका प्रॉमिस भी है कि ये इसको रेगुलराइज कर देंगे। तो कुमार साहब ने तुरंत उनको प्रोटेस्ट किया कि नहीं सर कैसे हो सकता है, और हम लोग अगर इसको छोड़ देंगे तो कैसे संस्था चलेगी ये।
तो चन्ना साहब चुप रहे और सुनने के बाद बोले मैंने कहा कि इनकी चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ कर दीजिए, इनसे लेटर ले लीजिए, माफ़ कर दीजिए। और वो माफ़ हुई और तीसरा साल आया। फिर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मैंने पलट के कभी नहीं देखा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उस पूरे 2 साल की इंस्टॉलमेंट रेगुलर किया और रेगुलर करने के बाद जो मुझे देनी थी छमाही किस्तें वो दी। और वो जो कर्ज था मेरा 90 का 10 साल के लिए, उसको मैंने 97 में, मेरे पास आज भी उसकी फाइनेंशियल नोटिस सर्टिफिकेट है, उसको मैंने 7 साल में पूरा किया। बड़ी प्रेरणादायक आपने ये सच्चाई बयान की। ये बताइए, आज की डेट में उस 24 लाख लोन से आपने एक इंडस्ट्री खड़ी की, आज की डेट में 1000 करोड़ तक वहाँ पहुँचने का सफ़र, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सपने देखना और उसको करना एक अलग ही मिसाल है। इसके बारे में भी और बताइए फ्यूचर में। फिर हुआ ये कि जो इंडस्ट्री हमारी भरुआ सुमेरपुर में थी, वो दरअसल उस वक्त सड़कें बहुत ख़राब थी और कोई भी उस टाउन में इंडस्ट्री के लायक कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि कुछ पार्ट्स मिल जाएं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है मिल जाएं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था, लॉजिस्टिक्स का इशू बिल्कुल जीरो था, बहुत परेशानी थी। और उस वक्त जब हमने 1997 तक चलाया हमने भरुआ सुमेरपुर में 7 साल, और उसको जब बंद करने का मौका आया, उस वक्त हमारे पास सप्लाई थी 100 टन पर डे की, 100 टन पर डे की सप्लाई रोज मेरे पास थी। और उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब यहां पर लगाकर सप्लाई को पूरा करना मुश्किल है। तब हमने 1997 में यहाँ तातियागंज में कानपुर में एक 150 टन का प्लांट लगाया। और 150 टन लगाने के बाद फिर आप समझिए 2000 में हमने 200 टन का प्लांट फिर लगाया। इस तरह से कोई 350-400 टन की सप्लाई हमने मेंटेन की 2004 तक। और वो सारी सप्लाई हमारी आपके 3-4 स्टेट में जाके पूरी कर रही थी। डिमांड का ऐसा है कि किसान जो होता है, और किसान के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा फीडिंग से रिलेटेड कोई बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे उसके पास। वो या तो खली खिला ले, चूनी खिला ले, चोकर खिला ले, ना अवेयरनेस थी, ना इंफॉर्मेशन थी, ना थी। दूसरी बात क्या थी कि उस वक्त तक एक दुग्ध क्रांति की तरफ, श्वेत क्रांति की तरफ भी देश जा रहा था। मिल्क उत्पादन करके किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इस बात को किसान समझ रहा था। जिसके घर में 4 जानवर है वो 8 करने की कोशिश कर रहा था। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि दूध से एक तो आपको कैश मिलता है, कैश क्रॉप समझिए इसको। बिल्कुल। जैसे किसान फसल उगाता है, 2 या 3 फसलें ले लेगा वो। सबसे बड़ी फसल है आपके देश में रबी की, जिसमें दलहन और तिलहन दोनों की खेती करता है किसान पूरे देश में, और वो बड़ी फसल है। उस फसल की तुलना में पूरे दूध का उत्पादन अधिक है, ये रिकॉर्ड है हमारे देश का, आज भी है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हमारे देश में, पर कैपिटा भी ज्यादा है, दूध उत्पादन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी 140 करोड़ से ऊपर, फिर भी लाइव स्टॉक की संख्या अच्छा है। हाँ, वो बात है कि 2 पशु हैं हमारे दूध देने वाले, भैंस और गाय। पूरे दूध का जो प्रोडक्शन है वो 70% लगभग भैंस से आता है। गायों की संख्या ज्यादा है लेकिन दूध का उत्पादन कम है, और वो आता है 10%। बहुत इंटरेस्टिंग। अब कुल मिला के ये हुआ 80%। 20% में आपके और भी जीव, और भी पशु हैं जो दूध देते हैं, जिनकी गणना नहीं की जाती। वो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, इन सब से दूध प्राप्त किया जाता है जहां जहां पर इनका पालन होता है। तो हर स्टेट में अपने जलवायु के हिसाब से पशु हैं, उनकी संख्या है और उनकी दूध उत्पादन भी है, उसमें 20% चला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो गाय और भैंस का है। दूध आज भी आप देखें अगर पौष्टिकता से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा। इस बात पे ये भी पूछना चाहूंगा कि एक तो 5 टन से 2000 टन पर डे पे आना शानदार अचीवमेंट।
अभी रिसेंटली आपने सुपरस्टार बॉलीवुड के अक्षय कुमार को साइन किया, रितेश देशमुख जी को साइन किया और रवि किशन जी को भी साइन किया। इसके पीछे क्या सोच है, इन ब्रांड एम्बेसडर्स के पीछे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जी, दोनों में ही जैसे मान लीजिए हमने 1991 से प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उस वक्त का भी अगर आप पेपर उठाएंगे तो शुरू से हमने विज्ञापन दिया। उसका कारण यही था कि पशुहार के बारे में अवेयरनेस जीरो थी बिल्कुल। तो हमने लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस समय विज्ञापन दिया, और 2000 में हमने एक छोटी सी फिल्म बनवाई। उसमें कलाकार छोटे स्तर के थे, लेकिन वो हमने 2004 में आज तक जैसे चैनल में चलाया। 2004 में पहला विज्ञापन हमारा आज तक में गया। तब से आज तक हमने विभिन्न विज्ञापन माध्यमों से टेलीविजन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विज्ञापित किया है। आज के समय में जो हमने अक्षय कुमार जी को या रवि किशन जी को उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की मार्केटिंग को देखते हुए लिया, पहला मकसद तो यही था कि जो भी हमारी ब्रांड को लीडरशिप दे सके, निर्विवाद रूप से वो देश में उसकी छवि अच्छी हो। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी आ जाए किसी भी तरह से। तो हमें उस शख्सियत के माध्यम से अपना मैसेज करवाना है ना, देश के लोगों तक, किसानों तक, पशुपालकों तक। तो एक बहुत पतली सी रेखा थी कि एक ऐसा कलाकार जिसकी वेलकमिंग हो देश में, जिसकी साख हो देश में, और उस तौर पे हमने अक्षय कुमार जी को लिया। बहुत अच्छा चुनाव था। जी जी, तो ये कारण था और कोई कारण नहीं। रवि किशन जी अपने भोजपुरी, रवि किशन जी हमारे शानदार कलाकार हैं भोजपुरी के, और मेरा नेटवर्क भोजपुरी में बहुत है। और रितेश देशमुख जी महाराष्ट्र में बहुत लीड करते हैं। तो इसी बात पे ये भी जानना चाहेंगे, कितने राज्यों में अब बिजनेस कर रहे हैं आप? इस समय हम कोई 9 से 10 स्टेट में सप्लाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हैं, यानी कोई स्पेस नहीं है। 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें दूसरे लोग भी हैं, हम भी हैं, और वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो 10 स्टेट में कंप्लीट सप्लाई हमारी अपने नेटवर्क से बिल्कुल ग्रामीण के अंतिम छोर तक, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का काम हमारी सप्लाई करती है, अपने नेटवर्क के माध्यम से कंपनी करती है, और बहुत ही रीजनेबल रेट में किसानों के पास वो चीज़ पहुंचती है। इसका मैं आगे आपके उस पर रखूंगा कि कैसे पशुहार का क्या विपणन होता है, कैसे। बताइए अभी बताइए। दरअसल एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि ये कंप्लीटली ग्रामीण क्षेत्र का कमोडिटी है। मतलब गांव में ही पशु बिल्कुल पाले जाएंगे, गांव में ही जरूरत है, कस्बों तक में कम है, गांव में ही सबसे ज्यादा उनकी सप्लाई है। अब गांव तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, कस्बों में आपको पूरा अपना नेटवर्क बनाना है। वो बना, इतने वर्षों में हमने उसको सफलतापूर्वक बनाया। अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अब तो किसानों के घर में बच्चे पढ़ के बाकायदा MBA और इंजीनियर और डॉक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन आज से अगर आप 20 साल पहले भी चले जाएं तो ये स्थिति नहीं थी। 15 साल पहले चले जाएं कम थी, इसके पहले जाएंगे और कम थी। तो मैं ये कहूं कि किसान अनलिटरेट था जिस समय हमने ये सब चालू किया, मार्केटिंग और ये सब चीजें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि किसान को रिजल्ट मिले। अब रिजल्ट क्या, प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले। उसको ये नहीं देखना कि बोरी में फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, आयरन, सल्फर कितनी मात्रा है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। उसको लेने देना इस बात से होता है कि जो चीज मैं पशु को खिला रहा हूं वो चाव से खा रहा है, खाने के बाद वो जुगाली, ये जानवर की साइकोलॉजी किसान के साथ जुड़ी है। वो बैठ के चैन से जुगाली कर रहा है,
फिर इसके बाद उसकी ब्याँत समय पर आ रही है कि नहीं आ रही, पशु चेहरे से खुश है कि नहीं, मिल्किंग जब प्रोडक्शन वो निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है, तो दूध आसानी से जानवर छोड़ दे रहा है, रोक तो नहीं रहा। ये भी एक एनिमल हस्बेंड्री का प्रश्न है। हालांकि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो समझ सकते हैं जो गांव में रहने वाले हैं इस बात को, इन सब चीजों को हमको पकड़ के चलना था। बिल्कुल। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या कहाँ आई कि खली खिलाने का जो तरीका था वो सुबह 1 अंजुरी 2 अंजुरी इसको बोलते हैं, उसके पास कोई पैमाना, कोई स्केलिंग नहीं होता था। मान लीजिए उसके बाद 2 जानवर है, उसने 2 अंजुली खली डाल दी बाल्टी में सुबह, और शाम तक वो भीगती थी। क्योंकि उसमें पूरी तरह से तेल रहता है, फैट रहता है खली में, तो उसको भीगने में समय लगता है, मतलब पूरी तरह से सानी लगाने लायक बनाने के लिए। अब 2 अंजुली खली जो खिला रहा है और 4 लीटर दूध ले रहा है, एक जानवर से 5 लीटर दूध ले रहा है, और आपके पशुआर को वो 2 अंजुली ही देने वाला, तीसरी अंजुली डालने वाला नहीं है। वो तो वही जानेगा कि खली जितनी देता हूं उतना ही मुझे ये देना है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि मुझे उस मात्रा में किसान को वो रिजल्ट देना था जो वो खली से प्राप्त कर रहा है। ये बड़ा टफ था। तो इसकी अवेयरनेस भी आपने काफी कराई होगी कुछ वैसा? बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट दिए गए हैं। मतलब 10-10 के समूहों में जानवरों को बांध के हमने अलग अलग करके फीडिंग करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन उनके सामने रिजल्ट रखा है। उनसे मिलने वाले जो विपणन से संबंधित चीजें थी, जो दूध बेच रहे थे किसान भाई, उनके दूध की कीमतें उनके सामने आई हैं। जब 2 रुपया 4 रुपया लीटर उस समय दूध की कीमतें बढ़ के मिलती थी, तब उसको समझ में आया कि मैं क्या खिला रहा हूँ। बहुत सारी चीजें थी, और इन सब चीजों को हमने चैलेंज के तौर पे लिया। और मैंने एक चीज और देखी कि गांव में या शहरों में बड़ा अंतर है। गांव में दूध कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर स्वस्थ रहे, सही समय पे ब्याता है, ये उसके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। शहरों में ऐसा नहीं, शहरों में दूध मिल जाए, इसके बाद वो ब्यात में आता है कि नहीं आता, उसको तुरंत वो बेच देता है जानवर को जाके बाजार में। उसको दूध से मतलब बहुत अंतर है। और दूध भी स्वस्थ दूध कैसे मिले? आप सोच रहे होंगे कि शहर में बंधे हुए जानवर का जो दूध हम लेके अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं शुद्ध है। शुद्ध नहीं है। वो दूध की पूरी प्रामाणिकता वहीं खो देता है। वो दूध तो वहीं स्वस्थ है जहां पर जानवर की फीडिंग अच्छी हो रही है, खुले में घूम रहा है, समय से उसको हर चीज प्राप्त हो रही है। वो शहरों में नहीं मिल पाती है। सिर्फ दूध लेने के लिए ऐसी चीजें खिलाई जाएं कि सिर्फ दूध मिल जाए, भले उसमें रक्त के कण आ जाए, वो दूध स्वस्थ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह की व्यवस्था चलते ये सफर हमारा यहाँ आया है। ये जो जर्रे से आफताब तक का सफर है, ये शायद मैं फिल्म डायरेक्टर होता तो एक फिल्म भी बना सकता था इसमें। थैंक यू। आप जमीन से जुड़े एक बहुत विजनरी लीडर हैं, और अभी तक 1991 से लेके आज 2025 तक जबरदस्त प्रगति की है आपने। आगे के लिए क्या प्लान है, क्या विचार है, क्या सोच है? दरअसल हमारी इकाई ने जो प्रगति की है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत की है। लगभग 33 वर्ष हो गए। मैं आपको एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं कि जिस समय हमने नेटवर्क स्टार्ट किया, पशुआहार की बिक्री नहीं थी बाजारों में, तो उस वक्त हमसे जो कस्बे के बड़े ब्रांड बेचने वाले व्यापारी कस्बे में भी होते हैं, बड़े रेपुटेटेड व्यापारी होते हैं। बिल्कुल। और वो व्यापारी आपके गांव स्तर पे अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर के होते हैं, सीड के होते हैं, किराने के व्यापारी होते हैं, हार्डवेयर के व्यापारी होते हैं। इनके यहाँ मेरा नेटवर्क नहीं बन पाया। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। हमको बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार लड़कों को लेके अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ा, और इसकी आदत पड़ी तो इतनी जबरदस्त सक्सेस मिली कि मैं बता नहीं सकता। बिहार में बहुत सारे डीलर हैं, उनमें से कुछ डीलर नक्सल एक्टिविटीज में शामिल थे, और उनके घरों के बच्चे निकल के जब उन्होंने एजेंसियां ली, तो आज आप कल्पना नहीं करेंगे, उनके बच्चे आईएएस भी बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स, तो नंबर साफ हैं।
और उनके पूरे परिवार में जो ग्रोथ आई है, उनकी उनकी शिक्षा दीक्षा से लेके और उनके अपने सोशल स्ट्रक्चर में, आज वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं और उनके शानदार अपने फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सिर्फ हुआ है पशुहार के बिजनेस से। यानी इकाई ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके जिस पोजीशन को मजबूत किया है, वो भी बड़े काबिल तारीफ है। भैया आपका 5 टन से 2000 टन तक पर डे प्रोडक्शन बढ़ा, 450 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 4000 रिटेलर्स हैं, तो इन सब का भी जेन्युइनली फायदा सबका स्टेटस बढ़ा तो और वो बड़े सम्मानीय दृश्य देखे जाते हैं। कपिला ब्रांड जिसके पास भी है आज, वो अपने क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी माना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सफर था इस सेक्टर। सामाजिक ताना बाना और उसके और समाज सिर्फ में और सिर्फ ये था कि पशुहार की कीमतें क्वालिटी के साथ भी बहुत उचित रखनी पड़ी, बेवजह प्रॉफिट भी नहीं लिया गया इसमें। यानी ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो आप कुछ भी रख दीजिए। मैं आपको बताऊं, आज आप 100 रुपए बोरी बढ़ा के बेचे तो भी कपिला बेचने वाला है। आप लेकिन मैंने कई सारे लोग और इस फील्ड में आए हैं, हाँ, ये जो तो क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या क्वालिटी पे जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जैसे आपका है वैसा है अभी भी इस इंडस्ट्री में? वो जो लोग भी आ रहे हैं वो दरअसल प्रोफेशनली आ रहे हैं, कमर्शियली उनकी सोच है कि ये चीज बिकने लगी। अब कपिला अगर इस पोजीशन का ब्रांड है और पशुहार के तौर पे है, तो उसमें कोई छोटे मोटे लोगों ने हाथ नहीं आजमाया। बिल्कुल, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से वो आए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा उनके लिए कि वो भी अच्छा बना सकते हैं, पशुहार अच्छा बना सकते हैं, तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करें। अगर पशुहार के नाम पे वो सिर्फ ये सोच के प्रोबेबिलिटी मिले, लाभ ज्यादा हो, और ये तो साहब गांव किसानों में जाने वाला आइटम है, और इस पोजीशन में अगर उस सोच को वो तैयार करके उस पे जाएंगे तो शायद उनको असफलता मिलेगी। और ये चीज देखने को मिल रही है आपके अखबारों के माध्यम से। अगर मैं कहूं तो पिछले अभी 1 साल में, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे 33 वर्ष हो गया, कभी किसी पशु के यहां से 700 किलोमीटर दूर की सप्लाई में भी एक कंप्लेन नहीं मिला कि पशु ने पशुआहार खाने के बाद कोई ऐसी घटना हुई। लेकिन अभी हाल में मैंने देखा कि साहब वो जो डेयरी खुद जो दूध का व्यापार कर रहे हैं, बड़ी डेयरियां चला रहे हैं, पैकेजिंग करके मिल्क बेच रहे हैं शहरों में, और उन्होंने पशुआहार की यूनिट लगाई और अपने ही जो उनके दूध कलेक्शन है उसके माध्यम से वहां तक पशुआहार पहुंचाया। और किसानों में एक तरह से जबरदस्ती पशुआहार दिया गया कि नहीं, आपको लेना ही लेना है, अगर दूध देना है तो पशुआहार लेना है, मतलब आपकी इनवाइस से ही पैसा कटता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप पशुआहार तो ऐसा दो, ऐसा पशुआहार की तड़प के जानवर मर जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, उसकी केमिकल पोजीशन का इतना ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाए। और वो अखबारों में मुझे देखने को मिला, काफी मिला और अभी काफी हुआ है। उस पे जरूर मैं बात करना चाहता हूं कि जो लोग भी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इसकी जरूरत है, बहुत बड़ी इसकी डिमांड भी है, और मांग और खपत का जो भी है आप लोग अपना आंकड़ा लगाइए, देखिए। लेकिन किसानों के हाथ में जाने वाली जो चीज है उस पे इतनी तो आपके अंदर सेंसिटिविटी हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसान आपकी एक बोरी का 1200 रुपए दे रहा है 50 केजी का, उस 1200 रुपए में 1150 रुपए का मूलधन उसको प्राप्त होना चाहिए। उसकी आमदनी बहुत कठिन है, खेतों में काम करके, और जो भी वो फसलें उत्पादन करता है उसकी लागत और उसकी मेहनत की जानकारी अगर नहीं है आपके देश में तो आपको लेनी चाहिए, और उस पैसे की महत्ता को समझना पड़ेगा कि वो कितनी कड़ी मेहनत का पैसा है। तो वहां जाके खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। सुरेंद्र जी, अब रैपिड फायर राउंड। ठीक है। आपका पसंदीदा पशु कौन सा है और क्यों है? मेरा पसंदीदा पशु गाय है। गाय के बारे में महत्ता है हमारी सनातन संस्कृति में, वो गाय को हमारे यहाँ गौ माता कहा जाता है जी। तो माँ तो एक ही होती है, जिस गर्भ से हम संतान हमारा जन्म लेता है वो माँ के रूप में है।
तो दूसरी अगर पदवी मिली है तो सिर्फ गाय को मिली है। और ये पदवी मिलने के पीछे उसकी पूरी गाय की जो पोजीशन है वो सबको मालूम है। हमारे सनातन में गाय बहुत सेंसिटिव प्राणी होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील प्राणी है गाय। गाय का दूध आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी नौनिहालों को पिलाते थे। आज तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत पहले तो गाय का दूध पीने के लिए प्रेस्क्राइब करते थे कि माँ के दूध के बाद अगर दिया जा सकता है छोटे बच्चे को तो गाय का दूध दिया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि गाय साइंस के तौर पर भी ये सिद्ध करती है कि सबसे अलग है। ये गाय ऐसे अलग है कि एनिमल हस्बेंड्री में आप जाएंगे तो गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन लेता है। ये ऐसा कोई पशु नहीं है, यहाँ तक इंसान नहीं है। हम और आप बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। गाय ऐसा नहीं करती है। गाय ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन ही डिलीवर्ड कर रही है। यानी गाय के पास बैठने से, जो भी अभी तक आप पढ़ते हैं कि साहब विदेशों में थेरेपी हो रही है गाय के पास बैठने की, उसके बहुत सारे पॉइंट खोल रखे हैं लोगों ने, उससे पैसे पैदा कर रहे हैं, ले रहे हैं। यानी गाय के पास बैठने से आपको क्या मिलता है? वो सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन का प्रवाह, और उस ऑक्सीजन के प्रवाह से आपके पूरे सिस्टम में जो संचार हो रहा है रक्त का, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये करना हो या प्रैक्टिकल करना हो, कोई भी कर सकता है। गाय के पास जाइए तो गाय के पास आप गाय के पास आप एक हफ्ते चले जाइए, 9वें दिन जाएंगे तो अपने आप से वो लगेगा कि गाय मुझे पुकार रही है। तो गाय बहुत सुंदर बात है। बहुत। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक कोई बिजनेस मंत्र बताएंगे? युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है, लेकिन दिन में सपने देखे युवा पीढ़ी, खुली आंखों से, सोने में नहीं। दिन में सपने देखे और उन दिन में देखे हुए सपनों को कार्यान्वित करे। युवा पीढ़ी के लिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। शानदार। एक डेली मोटिवेशन मंत्र जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है? मोटिवेशन तो नेचर से ही मिलता है मेरा, और कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जस्ट लाइक आप सुबह उठ के जल्दी बैठ जाएं तो सूर्य की किरणें देखें तो कितनी धीमी गति से निकलती हैं। चिड़ियों के पास में जाएंगे तो उनके दाना चुगने की कितने बजे रफ्तार चालू हो जाती है सुबह तड़के। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा जगह है जहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाए, तो फिर उस घोंसले को बनाते हुए देखेंगे कि 2 दिन में एक एक तिनका करके कैसा घोंसले का वो पूरा आकार देती है। तो नेचर ही है जो जीवन को आगे। 2 चीजों में से चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे, गुणवत्ता या विस्तार? क्वालिटी। जमीन से जुड़कर आपने जो ये एक उद्योग की स्थापना की है, ये उत्तर प्रदेश हमेशा इसका आपके लिए सम्मान करेगा। हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ वक्त निकाल के आने के लिए, अपनी बातें इतनी गहराई से सबके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।